तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस अपने पास है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट की फॉर्म में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। ये चीज़ डेफिनेशन वाइज अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुआ कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी तो हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज को क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, बहुत बार एडियाबैटिक प्रोसेस डायरेक्ट बोलने के बजाय सवाल के अंदर बोल देता है कि हम लोगों ने थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर जो है प्रोसेस कराया। थर्मली इंसुलेशन का मतलब ये हुआ कि एक कंटेनर अपन ने लिया है और उसके चारों तरफ ऐसे मटेरियल का इंसुलेशन कर दिया है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस होने के बावजूद भी हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करेगा। ऐसा अपन आइडियल सिचुएशन में जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट एक्सचेंज अपने को जीरो लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पता है डेल्टा यू इक्वल टू अपने पास क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर अपन हीट की बात करें तो हीट हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है, जीरो। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने पास किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। तो पहला चीज़ जो अपने को कंक्लूड करना है वो ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी वर्क हो रहा है वो किसकी कॉस्ट पे अपने पास हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट में हो रहा है। अब इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हुए हम लोग दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराता हूँ गैस का, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ गैस, और एक बार अपन अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन कराते हैं गैस का तो किस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को आगे जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो जो चीज़ें अपन ने पहले पढ़ी है कि गैस का जब भी एक्सपेंशन होता है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैस के एक्सपेंशन में जो वर्क होता है, वर्क अपने पास एक्सपेंशन में हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब अगर वर्क अपने पास नेगेटिव है और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्योंकि वर्क के बराबर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एक चीज़ देखना, इंटरनल एनर्जी अपने पास आइडियल गैस के केस में अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव है मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी अपने पास डिक्रीज करेगा। और आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब गैस का टेम्परेचर अपने पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से एक चीज अपने को ये देखना है कि जब जब गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है हमेशा गैस का अपने पास कूलिंग होगा। इस चीज को अपन फॉर्मूले से भी लिखा सकते हैं, देखो कैसे। इंटरनल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एन सीवीएम डेल्टा टी, और हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन है तो एन सीवीएम डेल्टा टी दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर हम लोग देखें तो n की वैल्यू पॉजिटिव है, CVM हीट कैपेसिटी है, ये भी अपने पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो n और CVM अपने पास पॉजिटिव है तो डेल्टा t की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तब इंटरनल एनर्जी अपने पास क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, नेगेटिव। और चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होने का मतलब फाइनल टेम्परेचर अपने पास कम है, इनिशियल टेम्परेचर अपने पास क्या है, ज़्यादा है। तो ये पॉइंट तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर कराया जाता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है। इसको मैं तुमको एक एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो तुमने देखा होगा बहुत बार एकदम से क्या होता है कि जो कार है या मोटरसाइकिल है उसका टायर फट जाता है, और जब भी टायर अपने पास फटेगा तो वहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे जो हवा बाहर निकलती है टायर के अंदर से या ट्यूब से वो ठंडी हवा होती है। क्यों? क्योंकि जब एकदम से अपने पास टायर फटता है तो वहाँ पे प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और उसकी वजह से कूलिंग हो जाती है तो गैस अपने को क्या होता है, ठंडा फील हो रहा होता है, ठीक है। अब सिमिलर डिस्कशन अपने को करना है क्या, कंप्रेशन ऑफ गैस। इसमें भी अपन वही एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेंगे। तो सेम चीज अपने को लिखना है, देखो कैसे। अगर मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन करा रहा हूँ तो अपने को पता है जब जब गैस का कंप्रेशन होता है वर्क अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव। सिमिलर वे में लिखेंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हैं
तो वर्क अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगेन डायरेक्ट अगर सोचें तो क्या बोलेंगे कि गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और आइडियल गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, मतलब जब जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा गैस का अपने पास क्या हो रही होगी, हीटिंग हो रही होगी। तो इसी चीज़ को अपन फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं पिछली बार की तरह कि NCVM डेल्टा टी इक्वल टू अपने पास जो है पॉजिटिव आना चाहिए, और सेम कहानी में वापस से बोलूँगा कि N और CVM अपने पास हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, और डेल्टा टी पॉजिटिव होने का सिंपल सा मतलब ये कि फाइनल टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 कम होगा। तो जब जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा गैस का हम लोग कंसीडर करेंगे कि क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। अब वर्क कैलकुलेशन अगर करना है तो अभी अभी अपन ने जो रिलेशन निकाला था उसी को हम लोग यूज करेंगे कि वर्क इक्वल टू हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैं अगर चाहूँ तो वापस से इंटरनल एनर्जी को लिख सकता हूँ क्या, NCVM डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो NCVM डेल्टा टी है इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ। और इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो CPM अपने पास होता है और जो CVM अपने पास होता है आइडियल गैस के लिए, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास किसके बराबर आता है, R के बराबर आता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको रहने दो, अपन इस इक्वेशन को देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि जो CPM माइनस CVM इक्वल टू R है, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, CVM से। तो ये बन जाएगा CPM अपॉन CVM, यहाँ पे CVM अपॉन CVM होगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये अपने पास क्या हो जाएगा R अपॉन CVM। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो CPM अपॉन CVM आ रहा है इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज अपने पास क्या हो गया, गामा। ये रिलेशन आगे यूज होगा, आगे अपन जब पढ़ेंगे इसी प्रोसेस को तो ये अपने को यूज करना होगा कि गामा इक्वल टू अपने पास होता है CPM अपॉन CVM। तो फिलहाल अपन ने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने CPM अपॉन CVM को गामा लिख दिया तो ये इक्वेशन क्या बन गया कि गामा माइनस 1 इक्वल टू अपने पास क्या है R अपॉन CVM। और यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा फिर से इसको रीअरेंज करें तो CVM इक्वल टू अपने पास बन जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। अब मेरे को कुछ नहीं करना है कि जो ये अपन ने रिलेशन निकाला CVM इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, इस रिलेशन को यहाँ से उठा के CVM की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, और जो फाइनल रिलेशन बनेगा उसी को अपन किसकी तरह यूज़ करेंगे, वर्क की तरह यूज़ करेंगे। तो मैं इस CVM को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो वर्क इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना कि W इक्वल टू अपन लिख रहे हैं NCVM, और CVM को मैंने लिख दिया क्या, R अपॉन गामा माइनस 1, और डेल्टा टी है उसको भी मैं क्या लिख दे रहा हूँ T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे वर्क की कैलकुलेशन के लिए, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों केसेस में अपने को यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन अगर करना है तो उसके लिए अपन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है कि वर्क इक्वल टू NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 है। इसको फर्दर आगे अपन अभी एक दो चीज़ें और डिटेल में अपने को डिस्कस करनी है। उससे पहले मैं तुमको एक और रिलेशन बता दे रहा हूँ कि जैसे अपन ने लिखा CVM इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस होता है, सिमिलर वे में इसी तरीके का फॉर्मूला तुमसे बहुत बार जो है CPM के टर्म्स में भी बनवाएगा। तो थोड़ा सा अपन जो है एक चीज़ और देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो अपन ने गामा इक्वल टू लिखा कि अपने पास क्या है CPM अपॉन CVM, और यहाँ से अगर मैं CPM की बात करूँ तो CPM इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, गामा इंटू CVM। और मैं गामा के टर्म्स में CPM लिखना चाह रहा हूँ तो CVM अपने पास क्या है, R अपॉन गामा माइनस 1। तो CVM की जगह अपन अगर R अपॉन गामा माइनस 1 लिख दें तो CPM इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये रिलेशन अपने पास आ गया किसके लिए, CPM के लिए। तो तीन फॉर्मूला अपन ने देखा क्या कि एक तो अपने पास CVM और गामा को कैसे रिलेट कर सकते हैं, दूसरा CPM और गामा को कैसे रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन हो गया लेकिन ये चीज़ भी यूज होती है। और एक अपन ने वर्क की बात करनी थी तो उसके लिए क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को जो है
फर्दर इसी वर्क के फॉर्मूले को थोड़ा सा और देखना है, तो आगे अगर अपन देखें तो पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट बना होगा कि द फॉर्मूला फॉर वर्क कैलकुलेशन इज द सेम फॉर बोथ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बट द एक्चुअल वर्क डन इज डिफरेंट बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज डिफरेंट इन द बोथ प्रोसेस। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं अपन? एक चीज याद करो, इससे जस्ट पहले अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने बोला कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क का अलग फॉर्मूला बनेगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का अलग फॉर्मूला बनेगा, और दोनों के लिए अपन ने अलग अलग फॉर्मूलाज भी बनाए। और उसका सिंपल सा रीजन ये कि वर्क अपने पास क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन अभी जब अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया तो मैंने यहाँ पे भी बोला था तुमको कि चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, दोनों केस में अपने को यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे भले ही मैं फॉर्मूला सेम लगा रहा हूँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में, लेकिन जब मैं प्रोसेस को एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू कराऊंगा, एक बार इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू कराऊंगा, तो एक्चुअल में जो वर्क आएगा वो अलग अलग आएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा तुमको दिक्कत हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ तुमको। तो यहाँ पे अपने पास देखो कि मैंने दो अलग अलग सिस्टम कंसिडर किए। तुम ये मान के चलो कि ये कोई पर्टिकुलर कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक आइडियल गैस रखा है और इसका इनिशियली प्रेशर P1 है, V1 अपने पास वॉल्यूम है और टेम्परेचर अपने पास क्या है, T1 है। सिमिलर कंटेनर मैंने लिया और आइडेंटिकल कंडीशन पे इस गैस को दूसरे कंटेनर के अंदर भी अपन ने ले रखा है। तो यहाँ पे भी प्रेशर P1 है, V अपने पास V1 है और टेम्परेचर अपने पास क्या है, T1 है। तो तुम ये बोल सकते हो दोनों कंटेनर आइडेंटिकल है, दोनों कंटेनर के अंदर सेम गैस को रखा हुआ है और इनिशियली P1 V1 T1 जो यहाँ है वही P1 V1 T1 अपने पास क्या है, यहाँ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों कंटेनर के अंदर जो गैस हैं इसको मैं एक्सपेंड कराना चाह रहा हूँ V1 से लेके कहाँ तक, V2 तक। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जो पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला उसी को बस लिख के बता रहा हूँ। अब V1 से V2 में जब एक्सपेंशन करा रहा हूँ तो इस वाले कंटेनर में मैं एक्सपेंशन करा रहा हूँ किसके थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। और इस वाले कंटेनर के अंदर जब मैं एक्सपेंशन करा रहा हूँ V1 से V2 तो प्रोसेस में क्या करा रहा हूँ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो कि स्टार्टिंग में दोनों सिस्टम सेम PVT पे अपने पास प्रेजेंट थे। एक बार मैंने क्या किया, V1 से V2 एक्सपेंशन कराया किसके थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और इस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम अपन ने रखा है क्या, V2, और यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर आ रहा है वो अपने पास मान लो कि P2 है और फाइनल जो टेम्परेचर आ रहा है वो अपने पास क्या है, T2 है। अच्छा, अब सेम V1 से V2 अपने को वापस जाना है, लेकिन अब की बार जब V1 से V2 अपन जा रहे हैं तो हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं किसके थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू। तो ये वाला जो मैंने बनाया ये मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया किसके लिए, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। अब थोड़ा सा समझाने के लिए और डिफरेंस करने के लिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अपने पास एनर्जी लॉसेस अलग होते हैं, ये अपने वर्क एफिशिएंसी के अंदर पड़ा हुआ है, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अपने पास एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो भले ही मैंने V1 से V2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक में और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में एक जैसा रखा है, लेकिन कभी भी अपन सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू जाएंगे, एक बार इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू जाएंगे, तो भले ही मैंने फाइनल वॉल्यूम एक जैसा लिया है, लेकिन जो फाइनल प्रेशर आएगा और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस में अपने पास क्या होता है, अलग अलग आता है। इसको डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ध्यान रख लो क्योंकि सारी चीज़ें अगर अपन कंबाइन कर देंगे तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, वही चीज़ अपने पास स्टेटमेंट में भी जो है लिखी हुई है कि ये दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों के अंदर सेम गैस लिया हुआ है और आइडेंटिकल कंडीशंस अपन ने मेंटेन किया है। V1 से V2 एक्सपेंशन कराया, एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू, एक बार इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू।
तो एक सैंपल को रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू एक्सपेंड कराया, एक सैंपल को रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। तो V2 अपन ने दोनों जगह सेम रखा है, लेकिन फाइनल प्रेशर जो होगा और फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो दोनों जगह अपने पास अलग अलग आएगा। और ये हमेशा फिक्स होता है, चाहे तुम एक्सपेंशन कराओ चाहे तुम कंप्रेशन कराओ, फाइनल टेम्परेचर जो होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमेशा ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब वर्क वाले फॉर्मूले पे आते हैं। वर्क अपन ने क्या लिखा है कि वर्क इक्वल टू होता है NR डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैंने लिख दिया क्या, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई अपने पास क्या है गामा माइनस 1। अब इस फॉर्मूले से देखना, हम लोगों ने भी कंक्लूड किया कि फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज़्यादा होगा। कभी भी अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेम इनिशियल स्टेट से फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो, अगर अपन बात करें तो P1 V1 T1 P1 V1 T1 दोनों जगह एक जैसा है, तो इनिशियली दोनों कंटेनर के अंदर मोल्स एक जैसे हैं, R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू भी अगर मैं सेमी गैस की बात कर रहा हूँ तो दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा। T1 की वैल्यू स्टार्टिंग में दोनों जगह अपन ने क्या ली है, एक जैसी ली है। अब क्योंकि T2 दैट इज फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल में अलग है, रिवर्सिबल में अलग है, तो फाइनल वर्क भी अपने पास दोनों में क्या आएगा, अलग आएगा। तो फॉर्मूला एक हो जाने से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली एक जैसे आएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यही पॉइंट अपने को यहाँ पे समझाया गया है कि मैं रीज़न पढ़ दे रहा हूँ डायरेक्ट कि बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज डिफरेंट इन द बोथ प्रोसेस। अगर सेम इनिशियल स्टेट से अपन स्टार्ट करते हैं, इसलिए फाइनल वर्क अपने पास जो बनेगा दोनों में अलग अलग बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन है, वो यहाँ पे भी पाथ फंक्शन ही रहेगा, तो वो वैल्यू अलग अलग आनी भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा है इसको बहुत बार पेपर वगैरह में जो है एक और तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तो वही मैंने सेकंड स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ टू स्टेट्स आर कनेक्टेड थ्रू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस देन दे कैन नेवर बी कनेक्टेड बाय एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वापस यही आता है, जो ये पॉइंट अपन ने लिखा है इसी को दूसरे वर्ड्स में लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरीके से स्टेटमेंट मिल जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं दो स्टेट को, तो ये इनिशियल स्टेट ये फाइनल स्टेट, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ तो इन्हीं दोनों स्टेट को हम लोग सेम टाइम पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर दोनों जगह अलग अलग होता है। अगर मैंने दोनों जगह वॉल्यूम एक जैसा कर भी दिया है तब भी जो T2 और T2 डेज होगा वो अलग अलग होगा, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब T2 डेज की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अच्छा, बहुत बार तुमसे हो सकता है कि प्रेशर भी पूछ रहे, तो PV इक्वल टू nRT से अगर अपन देखें तो V तो अपन दोनों के लिए एक जैसा लेके चल रहे हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो फाइनल टेम्परेचर अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज़्यादा है तो फाइनल प्रेशर भी अपने पास इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है क्या कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से जो फाइनल वर्क होगा वो अपने पास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन अपना यही है कि जो ये फाइनल टेम्परेचर है ये अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर न्यूमेरिकल अपने पास आता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है ये कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले अपन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे किसकी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। दोनों में फॉर्मूलाज बनाएंगे, उनकी हेल्प से फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करके इजीली वर्क की कैलकुलेशन जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले अपन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमको देखना है, यहाँ पे डेरिवेशन आएगा और डेरिवेशन थोड़ा सा जो है लंबा होता है। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, तो वापस से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से बात कर रहा हूँ कि du इक्वल टू अपने पास क्या है, dq प्लस dw। क्योंकि अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट को अपन क्या ले सकते हैं, ज़ीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो du इक्वल टू होगा ये अपने पास क्या होगा, dw। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें अगर अपन du की बात करें तो du को अपन लिख सकते हैं क्या, NCVM dt, और dw की बात करें तो वर्क अपन ने देखा था कि अपने पास क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू dv।
यहाँ तक तो मैंने सारा जनरल वे में लिखा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इसलिए आगे जो अपन फॉर्मूला बनाएंगे वो सिर्फ तभी वैलिड होगा जब अपने पास प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो ये चीज अपन ने पहले भी यूज किया है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अपन एक्सटर्नल प्रेशर को और गैस के प्रेशर को सिमिलर वे में ले सकते हैं। और मैंने बहुत बार एक्सटर्नल प्रेशर में जो वेरिएशन है वो क्योंकि गैस के प्रेशर में जो वेरिएशन आता है उसके सिमिलर होता है, तो मैंने P एक्सटर्नल और P गैस को बहुत बार सिंपल P से रिप्लेस किया है सिमिलर वे में। तो मैं यहाँ पे P एक्सटर्नल को P गैस के बराबर लेके P से रिप्लेस करा दे रहा हूँ। तो फाइनली ये क्या बनेगा कि NCVM dt, और P एक्सटर्नल को अपन ने P गैस से लिख दिया तो ये अपने पास क्या बन गया, PdV। अब इसमें आगे मैं क्या कर रहा हूँ, CVM को अभी अपन ने देखा कि CVM क्या होता है, R/γ-1 वो लिख दे रहा हूँ। और प्रेशर को अगर अपन बात करें तो प्रेशर को हम लोग आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो PV = nRT से क्या लिख सकते हैं, nRT/V लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली चेंज करा रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट हो गया NCVM, तो CVM को अपन ने लिख दिया R/γ-1 इंटू अपने पास क्या है dt। और जो P है, P को मैंने लिख दिया क्या, nRT/V, और साथ में अपने पास क्या था, dV। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये NR से NR क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, T को जो है लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ, तो ये अपने पास बन जाएगा क्या, 1/γ-1 इंटू dt/T। और इस साइड में अगर देखोगे तो माइनस रहेगा, T को अपन इधर लिया है और ये बचेगा अपने पास क्या, dV/V। अब जो -dV/V है इसको भी अपने पास जो है लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये अपने पास बचेगा क्या, 1/γ-1 इंटू dt/T प्लस अपने पास क्या है dV/V = 0। इस पूरी इक्वेशन को γ-1 से मल्टीप्लाई कर दो, γ-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, dt/T प्लस γ-1 इंटू dV/V। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया है। जो इक्वेशन अपन ने लिखा, R को CVM को R/γ-1 लिख के और P को nRT/V लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। तो dt/T को इंटीग्रेट करेंगे, गामा कांस्टेंट होता है तो γ-1 भी कांस्टेंट की तरह काम करेगा। dV/V को इंटीग्रेट करेंगे और 0 को भी अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dt/T का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln T। dV/V का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln V। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें तो ये अपने पास आ जाएगा ln T प्लस γ-1 कांस्टेंट था तो ये एज इट इज अपन ने रखा, और ये हो गया ln V = मैं भी कांस्टेंट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब ये ln के मल्टीपल में γ-1 है तो ये चला जाएगा पावर में, तो ln T प्लस ln V की पावर अपने पास क्या हो गया, γ-1, और ये सारी चीज़ अपने पास क्या है, कांस्टेंट। एक और चीज़ देखना, ln T प्लस ln V की पावर γ-1, तो इन दोनों को T और V की पावर γ-1 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं ln TV की पावर γ-1 = कांस्टेंट। क्योंकि अपने पास अगर तुम उल्टा सोचोगे तो ये T और V की पावर γ-1 मल्टीपल में, तो फॉर्मूला लगा के अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला है, पता होगा सबको। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि ये ln मतलब log बेस E है, E अपने पास कांस्टेंट होता है, जिसको सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं क्या, TV की पावर γ-1 = अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यही वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ये पता करते हैं कि दो स्टेट दैट इज इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर को हम लोग किस तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये इक्वेशन अपन ने TV की पावर γ-1 = कांस्टेंट लिखा, इसको आगे ग्राफ बनाने के लिए अपन P और V के टर्म्स में भी निकालेंगे और सिमिलर वे में इसको अपन P और T में भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने को टेम्परेचर की बात करना है तो मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ। अब क्योंकि TV की पावर γ-1 = कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल स्टेट में अपन क्या लिखेंगे, T1 V1 की पावर γ-1, और फाइनल स्टेट पे अपन क्या लिखेंगे,
T2 V2 की पावर गामा -1, और यहाँ से अगर अपन रिलेशन को यूज़ करें तो फाइनली रिलेशन क्या बनेगा कि T2/T1 इक्वल टू अपने पास क्या है V1/V2 की पावर, और ये अपने पास पावर में गामा -1। तो ये रिलेशन है जिसकी हेल्प से अपन फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, तो वहाँ से सिंपली फाइनल टेम्परेचर अपने पास कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट यही चीज हम लोगों को करना है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में मेरे हिसाब से तुम लोग फॉर्मूला याद रखो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो रिलेशन अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, इन दोनों को इक्वेट करके दैट इज इंटरनल एनर्जी और वर्क को हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, तो वो भी मैं यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ, तो वैसे भी तुम सोच सकते हो। तो देखो हम लोगों ने क्या लिखा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो अपने पास किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले को यूज़ करके तुम सिंपली वर्क निकाल सकते हो। अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं NCVM डेल्टा टी, और वर्क को अपने को पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क को अपन क्या लिखेंगे P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर को अपन गैस के प्रेशर से रिप्लेस नहीं कर सकते, इस वजह से पिछला वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मोस्टली यही रिलेशन तुम्हारे पास सिंपली यूज हो जाएगा और इसी के बेसिस पे अपने को फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी में अपन क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, तो वहाँ से अपने पास T2 निकल जाएगा। या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख देता हूँ मैं कि NCVM डेल्टा टी को अपन ने लिख दिया क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू अपने पास क्या है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो मोस्टली जब सवाल आएगा तो तुमको सब कुछ दिया जाएगा कि तुमको V1 दिया जाएगा, V2 दिया जाएगा, P एक्सटर्नल दिया जाएगा, T1 दिया जाएगा, CVM दिया जाएगा, या गैस का एटोमिसिटी बता देगा जहाँ से अपन CVM निकाल सकते हैं, N तुमको दिया जाएगा। तुमको सिंपली फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, दैट इज T2। या बहुत बार हो सकता है CVM नहीं देके तुमको गामा दे दे, तो अपन ने CVM और गामा में भी रिलेशन निकाल लिया। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक और तरीके से लिख दो कि N इंटू CVM को मैंने वापस से क्या लिख दिया R अपॉन गामा -1, और ये T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल और साथ में अपने पास V2 माइनस V1। तो यही रिलेशन है जिसको तुम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके जैसा मने वैसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और अपन इसमें लिखेंगे, लेकिन मैंने हर बार जब भी तुमको फॉर्मूला लिखवाया है V1 V2 के टर्म्स में, स्पेशली जब अपन वर्क की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो फाइनल टेम्परेचर अपन यहाँ पे इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि अपन वर्क कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे अपन अभी फिलहाल इक्वेशन में V1 V2 के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो सिमिलर वे में तुमको P1 P2 के टर्म्स में भी डेटा दिया जा सकता है। तो P1 P2 के टर्म्स में दिया जाता है, तो कैसे इस इक्वेशन को अपन यूटिलाइज करेंगे, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्मूला बनेगा, उसको चाहो तो याद कर सकते हो, या जैसे मैं इस फॉर्मूले को उसमें कन्वर्ट करूंगा थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो इजीली कन्वर्ट करके अपन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को V1 V2 के बजाय P1 P2 दिया जाता है तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें लेफ्ट साइड में तो क्या है NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, तो इसको तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं कि NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1 इक्वल टू क्या था माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो याद करो हम हर बार क्या करते थे V2 और V1 को रिप्लेस कराने के लिए P1 P2 से PV इक्वल टू NRT लगाते थे, और एज पर PV इक्वल टू NRT V इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा NRT बाई P। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, V2 को लिख दूंगा क्या NRT, दैट इज NRT2 बाई P2, और सिमिलर वे में हम लोग V1 को लिख देंगे क्या NRT1 अपॉन P1। तो इसमें अगर ध्यान से सोचोगे तो ये NR से NR अपने पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो ये सिंपल बनेगा क्या कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा -1 इक्वल टू इधर से क्या बचेगा माइनस P एक्सटर्नल, और ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा क्या T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। तो प्रेशर चेंज अगर अपने को दिया हुआ है
तो हम लोग चाहे तो सीधा ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपने को फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा, दैट इज़ T2। तो इस तरीके से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर निकलेगा। तो यहाँ तक मेजरली जो कंसेप्चुअल पार्ट था रिगार्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे अपने को न्यूमेरिकल्स देखने होंगे।